आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9 में हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत का आज कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष मीटिंग करेंगे। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रेजेंटेशन के जरिए एमएसपी बहाल कर रहने का भरोसा दिया, लेकिन बातचीत के बाद किसान नेताओं ने कहा वो सरकार से कुछ लेकर रहेंगे, चाहे गोली हो या फिर शांतिपूर्ण समाधान। यानी दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अब आर पार के मूड में है। दिल्ली की सीमाओं पर चक्का जाम और लंबे घमासान के बाद किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन नतीजा शिफर ही रहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब 4 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के साथ बातचीत की मेज पर बैठेंगे। सरकार के साथ बातचीत का हिस्सा रहे किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। अंदोलन जारी रहना, दिल्ली दे विचों किसान खाली नहीं मुड़नगे। ये सरकार फैसला कर ले, मसला हल करना है, जाने आपकी ताकत ना उठाना। कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। आंदोलनकारी किसानों के तेवर देख बीजेपी के सहयोगी भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल किसान कानूनों को रद्द करने पर समर्थन वापसी की धमकी दे चुके हैं। तो अब हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर लाल खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। हरियाणा और यूपी से लगने वाली दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार चक्का जाम किए हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर जमे किसान इस कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। तो बुराड़ी में डेरा डाले किसान भी समझौते के मूड में नहीं है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली ट्रैफिक जाम से जूझ रही है, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के तेवर से इस मुश्किल हल का नतीजा नजर नहीं आ रहा। प्रभाकर मिश्रा और पवन मिश्रा के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। अब बात देश के उन नामचीन फनकारों की जिनकी नींद एक सरकारी नोटिस ने उड़ा दी है। कोरोना काल में जहां सरकार मकान मालिकों को यह कह रही है कि वो किराएदार से घर खाली न करवाएं, वहीं सरकार ने ही दिल्ली में रह रहे 27 कलाकारों को घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया है। इन कलाकारों में पद्म विभूषण से सम्मानित कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज के अलावा जतिन दास, रीता गांगुली, उस्ताद एफ वसीफुद्दीन डागर, पंडित भजन सोपोरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बोलते गए हैं कि ये टाइम में किसी को निकालना नहीं चाहिए, रेंट कम करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाए, हमारे पास कोई अपना घर तो है नहीं। कोरोना का समय है, मुश्किल समय है, ये समय थोड़ा अगर कट जाए तो बहुत अच्छा है। जब हमारी उम्र 88 है, हम कहाँ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के रत्नों की, उनके परिवारों की, जिनकी जिंदगी को एक सरकारी नोटिस ने हिला कर रख दिया। बात देश को नामचीन हस्तियों की, जिन्होंने दुनिया भर में न सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया बल्कि देश की कला संस्कृति को नया आयाम दिया। इन्हें देश की जनता का प्यार भी मिला और अलग अलग दौर में सरकारों से न सिर्फ उनकी कला की सराहना हुई बल्कि उन्हें सम्मान के साथ सुविधाएं और रहने के लिए घर भी मिले। अब वही सुविधाएं इन्हें छिन जाने का डर है।
मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लगता कि लोग 20-20 साल से भी वहाँ पर 22 साल से वहीं पर हैं, तो मुझे लगता है, मगर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि कलाकार समझ रखते हैं और बहुत लोगों ने खाली कर दिए हैं, बहुत लोग खाली कर रहे हैं। जिन कलाकारों को घर खाली करने का फरमान जारी किया गया, उनमें बिरजू महाराज भी शामिल हैं। 80 साल की उम्र में बिरजू महाराज पर क्या गुजर रही होगी, हम बता नहीं सकते। सिर्फ बिरजू महाराज ही नहीं, बल्कि उन जैसे 27 कलाकार हैं जिन्हें उनके सरकारी घर से निकालने का सरकारी फरमान आया है। इस फहरिस्त में वसीफुद्दीन डागर, कुचिपुड़ी नृत्य के दिग्गज जयराम राव और उनकी पत्नी वनश्री राव, गायिका रीता गांगुली, पेंटर जतिन दास, सांस्कृतिक इतिहासकार सुनील कोठारी, नृत्यांगना कमलिनी जैसे नामचीन कलाकारों के नाम शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय ने जिन आर्टिस्ट को घर खाली करने का नोटिस दिया है, उसमें मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का घर भी शामिल है। उनका घर शाहजहां रोड में, ये फ्लैट उनका, जिन्हें बीते 42 साल से उनके पास है, और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि उनका क्या पक्ष है, तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को लेटर लिख के हमने अपील की है और हमें उम्मीद है कि ये बातें उनके समझ में आएगी और जो समस्या है वो साफ हो जाएगा। मशहूर चित्रकार जतिन दास के भी दिन रात बेचैनी से गुजर रहे हैं। जतिन दास ने पीएम को खत लिखकर घर से बेघर ना करने की अपील की। ये सब जो हमने किया किसके लिए? देश के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, और हमारा देश हमारा देखभाल नहीं करेंगे है? और मैंने ये जो लिखा ना अखबार में जो दिया, जो उन्होंने छापा, इलीगल ऑक्यूपेंसी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी, ये तो बहुत गंदी बात है। लेडी श्रीराम की टॉपर रही और बाद में कला क्षेत्र में अपने पति जे रामा राव के साथ मिलकर कुचिपुड़ी नृत्य को दुनिया में ले जाने वाली बनशी रॉय को भी सरकार ने देश का नाम रोशन करने के एवज में सरकारी आवास दिया था। बनश्री के पास दिल्ली में सरकारी आशियाने के सिवा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो कहाँ जाए? अक्टूबर 2020 में हम सबको एविक्शन नोटिस आया कि 31 दिसंबर तक हमें घर किसी भी हालत में खाली करके चले जाना है। जितने कलाकार इधर हैं, हमारे पास किसी के पास भी अपना घर नहीं है दिल्ली में। हमारी एक उम्र भी हो गई है, 70 से 90 साल तक है। अभी हम लोग थोड़े दिन के लिए कहीं रीलोकेट करना और नया जगह शुरू करना हमारे लिए बहुत ही एक फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से ही बहुत मुश्किल का काम लग रहा है। कथक डांसर गीतांजलि भी दशकों से इसी दरो दीवार के बीच रहती हैं। ये घर इनका रिहायशी भी है और रोजी रोटी का सेंटर भी। इस सेंटर पर सरकार ने हंटर चला दिया तो पूछने पर मजबूर हो गए कि कला का ये कैसा सिला। कहती हैं कि ऐसा मुश्किल वक्त जिंदगी में कभी नहीं गुजरा। रेंट बढ़ा दिया था पर हमें पता नहीं था। अचानक जैसे हम एक दिन गए तो पता लगा कि ये रेंट बढ़ गया है और आपको इतने साल से बढ़ा हुआ है। कोरोना का समय है, मुश्किल समय है, और एक मैं बाहर भी नहीं जाती डर के मारे, और ये समय थोड़ा अगर कट जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके पिता या परिजनों को मकान अलॉट हुआ था। इस फहरिस्त में मशहूर सारंगी वादक और पद्म अवार्डी उस्ताद साबरी खान के बेटे उस्ताद कमाल साबरी भी हैं। थोड़ा सा ये वक्त ठीक नहीं है कि इस दौर में एकदम से हम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, घर में जो रहते हैं, एकदम से घर कहाँ उनको लेके जाएं, क्योंकि आना जाना मुश्किल है। हम कहाँ जाएं? मेरी आप लोगों से सिर्फ ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी कि हम लोगों को कुछ मौका दिया। 88 year old का आदमी बूढ़ा, आई एम ऑल एलोन, आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल पर्सन, आई ईट माई लंच विथ माई सिस्टर समवेयर, नाउ हाउ डू वी गो एंड वेयर डू वी गो? जिन 27 लोगों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है उनमें ज्यादातर बूढ़े हैं और उनके पास दिल्ली में कोई दूसरा मकान नहीं है। एक तरफ कोरोना है जो घर से निकलने पर बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। पीएम खुद अपील कर चुके हैं कि कोरोना काल में किसी किराएदार को घर से ना निकाला जाए और तो और हो सके तो रेंट भी माफ कर दिया जाए। पीएम की यह अपील जनता तक तो पहुंच गई, लेकिन लगता है कि सरकार में बैठे उनके कुछ लोगों को समझ नहीं आई।
आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कैबिनेट आवास समिति ने संस्कृति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें दिल्ली में आवंटित 27 सरकारी आवासों को कलाकारों से मुक्त किया जाना है। दरअसल 1970 के दशक में अवार्ड प्राप्त कलाकारों को दिल्ली में आवास आवंटित करने की नीति आई थी, जिसके बाद संस्कृति मंत्रालय की अनुशंसा पर 3 साल की अवधि के लिए नाम मात्र के किराए पर कलाकारों को ये घर दिए गए थे। ये कलाकार सरकार की तरफ से तय किराया देकर इसमें रह रहे थे, लेकिन 2014 में सरकार ने पहले मार्केट रेट का किराया लगा दिया, ऊपर से एरियर भी जोड़ दिया, जिसके बाद इन कलाकारों पर अचानक लाखों रुपए ड्यू हो गए। मंत्रालय का कहना है कि कलाकार एरियर के साथ किराया जमा करें और अगर रहना चाहते हैं तो कमर्शियल रेंट भी देकर रहें। अगर कोई उसके बाद भी कमर्शियल रेंट देकर रहना चाहता है तो सरकार तो कभी मना करती नहीं है। पर मुझे लगता है कि एक तरफ जब हम ये सोचते हैं तो उतना पैसा शायद वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। वो देता है तो अच्छी बात है, कमर्शियल रेंट देकर रहना चाहे तो रह सकते हैं। लंबे समय से रह रहे कलाकारों पर बस इतनी कृपा की गई है कि अगर वो 31 दिसंबर से पहले घर खाली कर देते हैं तो उनकी बाकी राशि को माफ कर दिया जाएगा। देश और समाज के लिए इतना सब कुछ करने के बाद मंत्रालय के इस बर्ताव से तमाम हस्तियां आहत हैं। कुंदन सिंह, अमित कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और एक्टिविस्ट शहला राशिद के पिता ने उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन शहला ने कहा उनके पिता उन लोगों में शामिल है जो अपनी पत्नी को पीटते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं। मुझे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। जो एंटी नेशनल फोर्सेस होते हैं वही ये फंडिंग करते हैं। अपनी लाडली को देशद्रोही बता रहे इस शख्स का नाम अब्दुल राशिद शोरा है और जिस पर ये गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद है। शहला राशिद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी को एंटी नेशनल बताया है, साथ ही उसके बैंक खातों की जांच की मांग भी कर डाली है। डीजीपी के नाम अपने पत्र में शहला के पिता ने लिखा। जब शहला ने 2017 में कश्मीर की राजनीति में कदम रखा तब मैं हैरान था। यूएपीए के तहत गिरफ्तार होने से 2 महीने पहले जहूर वटाली और पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर ने मुझे बुलाया था। वो लोग नई पार्टी बनाने जा रहे थे और उसमें उनकी बेटी को जोड़ने का ऑफर दिया। उन्होंने बैठक के दौरान 3 करोड़ रुपए ऑफर किए। मुझे लगा कि ये पैसा अवैध जरिए से आ रहा है तो मैंने न उस पैसे को लिया और बेटी को भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने को कहा। लेकिन इसके बाद शहला जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के साथ जुड़ गई। जब हमने शहला को मना किया तो उसने कहा कि वो इस मामले में चुप रहें। पिता ने ये भी आरोप लगाए हैं कि पैसे ले लिए गए हैं, इन पैसों को जहां पहुंचना था वहां भेज दिया गया है। शहला के पिता ने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि इस सब के बाद उन्हें परेशान किया जाने लगा। जब उन्होंने इन सब चीजों के लिए मना किया तो उन्हें धमकियां दी गईं। अब उन्हें अपनी जान का खतरा है क्योंकि उनकी बेटी देशद्रोहियों के साथ जुड़ गई है। मुझे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। ये समझ लो एक दक्षिणा थी पार्टी में आने के लिए। तो पैसा कितना होगा इनके पास तो वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो एंटी नेशनल फोर्सेस होते हैं वही ये फंडिंग करते हैं। नेशनल पार्टी कोई इनको फंड नहीं करेगी ना। इसका मतलब कोई फोर्सेस है जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी बिना पे ये सब कुछ चला रहे हैं। पिता के गंभीर आरोपों के बाद न्यूज़ 24 की टीम श्रीनगर में शहला राशिद के घर पहुंची, लेकिन घर बंद था, दरवाजे पर ताला लगा था। हम इस समय श्रीनगर के चांदपुरा इलाके में जेएनयू छात्र संगठन की पूर्व नेता शहला राशिद के घर के बाहर मौजूद है, जिसके ऊपर कल उनके पिता ने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शाह फैसल द्वारा जम्मू कश्मीर में बनाई गई जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नामी पार्टी को ज्वाइन किया हवाला पैसे लेकर, और उसके अलावा उनके पिता ने उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। पिता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शहला ने कहा कि उनके पिता पत्नी के साथ मारपीट करने वालों में से हैं और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। शहला ने ट्वीट करके कहा, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे जैविक पिता का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे और मेरी माँ और बहन के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं।
सीधे शब्दों में कहें, वह अपनी पत्नी को पीटने वाले शख्स हैं और एक गाली देने वाले अपवित्र आदमी हैं। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी की प्रतिक्रिया है। अपने ट्वीट में शेहला ने लोगों से कहा है कि ये घरेलू मामला है और उनके पिता के आरोपों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, क्योंकि ये तब से चल रहा है जब से मैं होश में आई हूँ। हालांकि ये पारिवारिक मसला है, लेकिन हम पर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर है। असलियत तो ये है कि मेरी माँ, बहन और मैंने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। 17 नवंबर 2020 से उनके हमारे घर में घुसने से रोक लगा दी गई है। आप सभी से निवेदन है कि उनकी बातों को गंभीरता से न लें। शेहला ने कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी भी ट्वीट की है, साथ ही 2005 के एक दस्तावेज भी, जिसमें एक स्थानीय कल्याण समुदाय ने उनके पिता से मिलने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने, धमकी देने, दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली थी। हालांकि ट्विटर पर शेहला के समर्थकों में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन जेएनयू विवाद में उन पर हमलावर रहे एबीवीपी के साथ बीजेपी नेताओं ने भी शेहला पर निशाना साधने का मौका नहीं गंवाया। ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब यूनियन में उनके साथ काम करता था तो ऐसे ऑफर मुझे भी दिए गए थे कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, एक अच्छा फंड मिलेगा, बस आपको क्या करना है, डेमोक्रेसी का नाम लेके, जेंडर जस्टिस का नाम लेके, इक्वलिटी का नाम लेके आपको केवल ऐसे मुद्दे उठाने के बाद फिर देश के खिलाफ काम करना है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। वो शैला रशीद हो, वो हुर्रियत के लोग हों। आज जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है, उसी का ये परिणाम है कि पता है कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी सारी दास्तान जो बयान की है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। शेहला राशिद के पिता के आरोपों पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पीरजादा ने भी सख्त ऐतराज जाहिर किया है। राशिद के पिता पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। मेरा इस कंट्रोवर्सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम ड्रैग नहीं करना चाहिए था उनको, सोच समझ के मेरा नाम इनको कोई भी कीमत पर ड्रैग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर वो मेरा नाम वापस नहीं लेते हैं तो मैं उनको डिफेमेशन सूट करने वाला हूं। पिता के आरोपों से शेहला राशिद बैकफुट पर है, लेकिन जेएनयू की पूर्व छात्र नेता की माने तो उनके पिता अपने खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोपों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते हैं। शेहला ने यह सवाल भी दागा कि अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो फिर शिकायत करने में इतनी देर क्यों लगाई गई। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।